आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने सीखने सिखाने वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि 1937 फरवरी 1937 में 1935 के एक्ट के तहत भारतीय उस समय के 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जहां आपने देखा था कि 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत हुआ था। बम्बई में थोड़ा रह गया था, लेकिन मोटा मोटा 6 प्रांतों में बहुमत हुआ था। फिर बाद में 2 प्रांतों में पश्चिमोत्तर और असम में कांग्रेस ने सरकार बना ली, यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी। पंजाब, बंगाल और सिंध 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, या क्षेत्रीय पार्टी और मुस्लिम लीग का मिला जुला मंत्रिमंडल कार्य कर रहा था। इतनी बात हम लोगों ने सीखी थी। 37 फरवरी में चुनाव हुआ, 37 पूरा बीता, 38 बीता, 39 में सितंबर 1939 में पूरे विश्व परिदृश्य पर एक बड़ी घटना जो व्यापक प्रभाव डालने वाली थी वो जन्म ली। क्या जन्म ली? सितंबर 1939 में दूसरी विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो आखिर विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उससे हमसे क्या लेना देना ज़्यादा? ये बात सही है कि विश्व में हम भी हैं तो हमको भी कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन हम तो ब्रिटिश राज्य के एक तरह से गुलाम थे, पराधीन थे या उपनिवेश थे, तो हमसे ज़्यादा मतलब नहीं था उसका। लेकिन आपने देखा कि उस समय के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने क्या किया? भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना, कोई सहमति नहीं, कोई पूछताछ नहीं, भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। जब भारतीय विधानमंडल बने हुए हैं, आपने उनको शक्ति दी हुई है, ताकत दी हुई है कहने को, और फिर आप बिना विधानमंडल की सहमति के आप भारत को युद्ध में शामिल कर दिए। क्या निर्णय उचित था? नहीं। केवल कि आप हमारे उपनिवेश हो, जो मेरा हित है या जो मैं कह दूँ वही उचित है। इस भावना के तहत भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, और इतना ही नहीं, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आप कहेंगे कि आपातकाल की घोषणा से कौन सा फर्क पड़ता है? पड़ता है। तमाम आवश्यक चीज़ें उस आपातकाल के नाम पे रोक दी जाती हैं। वैसे भी उपनिवेशवादी शासन में रह रही जनता को बहुत ज़्यादा लाभ तो होते रहे हैं। जो थोड़े मोड़े मान लीजिए अधिकार कहीं रहे भी हों किसी चीज़ के लिए, आपातकाल के नाम पे वो भी बंद कर दिए जाएं, और उस युद्ध में उस माने हमें शामिल किया गया, जिससे हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, हमें कोई उसका लाभ नहीं होना है। ब्रिटेन का हित प्रभावित हो रहा हो तो उसमें बलिदान हम करें, तो हम क्यों करें? आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध का उद्देश्य घोषित करने की मांग की कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार जा रही है, भारत को भी उसमें युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। मुझसे बिना पूछे तो आखिर कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग कमेटी ने पूछा कि युद्ध का उद्देश्य बता दीजिए क्या है। तो सरकार ने उसका कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध का उद्देश्य घोषित करने की मांग की कि युद्ध के बाद मांग की, और यह कहा कि अगर युद्ध चलिए ठीक है, युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दीजिए। मांग तो मानी नहीं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो सरकार ने इस बात की उपेक्षा की, कोई जवाब इसका ठीक से नहीं दिया कि ठीक है, सरकार जो है स्वतंत्र उसके युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर देगी। कहीं कोई आश्वासन नहीं। पहली चीज़ तो कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना हमें युद्ध घोषित कर दिया गया। कांग्रेस से या विधानमंडलों से कोई चर्चा विचर्चा नहीं। भारत में उससे ऊपर आपातकाल लागू कर दिया गया। भारत ने जब उद्देश्य पूछा कि भैया क्यों
भारत को शामिल कर दिया गया, वो तो एक तथ्य है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? अगर ऐसा कुछ है कि चलिए ये भी सही कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उपनिवेशवादी शासन है, उनकी कोई ऐसी मंशा तो थी नहीं कि चलिए जो आप कहें वो हम कर दें, तो उन्होंने उपेक्षा की। फिर हमारे पास क्या उपाय था उसका? तो क्या उपाय था हमारे पास? सरकार सिर्फ औपनिवेशिक स्वराज का डायलॉग बोल रही थी। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब स्वतंत्र शासन नहीं, हमारे ही अधीन कुछ छूट के साथ एक तरह से आप शासन चलाइए, बस ऐसे ही। तो कुल मिला के हमारा लक्ष्य तो स्वतंत्रता था। कारण यह है कि कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता चाहता है, वो औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहता। औपनिवेशिक स्वराज तो कब की बात खत्म हो गई थी, लेकिन वही रटा रटाया डाला कि आपको स्वतंत्रता नहीं बल्कि औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम आप भी होते तो क्या यह स्वीकार करते कि औपनिवेशिक स्वराज से तो हम कब का आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। पहली गलती तो यह किया आपने कि बिना हमसे पूछे आप भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, आपातकाल भी लगा दिया। जब हम कह रहे हैं चलिए भाई युद्ध के बाद हमें स्वतंत्र कर दीजिए, तो आप हमें पुराना वही घिसा पिटा रटा डायलॉग बता रहे हैं कि औपनिवेशिक स्वराज देंगे, जिसका अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? हम आपको स्मरण करा दें, लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। एक तरफ हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ उसके 9 साल बाद सितंबर 1939 के आसपास 9 साल में हम ये कह दें कि हम डोमिनियन स्टेट्स या औपनिवेशिक स्वराज ले लेंगे, तो ये तो पश्चिगामी कदम हुआ, पीछे हटने वाला कदम हुआ। तो जाहिर सी बात है, ऐसा हम कदम क्यों उठाएंगे? हम तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो अब कोई उपाय तो था नहीं, डायलॉग बोल रही थी, जिससे हम लोग अब आगे बढ़ चुके थे। फिर क्या हुआ? एक तिथि ये आ रही है, जरा आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। 22 अक्टूबर 1939 को, सितंबर की बात है, आपने देखा है, आपने ये देखा कि सितंबर 1939 में ये भी शुरू, ठीक। अब पूछा गया कैसे क्या है भाई, कुछ बताइए हमें, नहीं बताए। तो अब क्या हुआ? अक्टूबर 1939, यही तो डेट है ना। अब तो 22 अक्टूबर 1939 को किसने? कांग्रेस कार्य समिति ने। इससे भी पता चला कि जो कांग्रेस की कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी है, एक छोटे से मान समूह की समिति होती है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लोग बैठ करके विचार विमर्श करके लेते हैं। ऐसा अमूमन सब जगह होता है। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया। क्या प्रस्ताव पास किया? भाई कोई उपाय था नहीं ना, आप खुद सोचिए कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि आपको औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा, जबकि उससे हम कब का बढ़ाए हैं? औपनिवेशिक स्वराज से हम 1929 के बाद ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 से हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो हमारे लिए वो, हमने पूछा भैया युद्ध का उद्देश्य बता दीजिए, तो कोई जवाब नहीं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या उपाय था? अब क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया, ये देख रहे हैं ना, एक प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश सरकार के निर्णय के प्रति रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने के लिए कहा। भाई हम आपकी व्यवस्था में सेट नहीं हो पा रहे हैं, बिना हमारी अनुमति के, बिना सहमति के, जबकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सत्ता में हैं, हम हमारी सुन भी नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? यही तो होगा ना कि हम इस्तीफा दे दें। तो कांग्रेस कार्य समिति ने बड़े विचार विमर्श के बाद एक प्रस्ताव पास किया, ब्रिटिश सरकार के निर्णय के प्रति रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए कहा। ठीक, 22 अक्टूबर की बात है, आपने देखा 22 अक्टूबर 1939, ठीक। अब ये आपको ख्याल रहेगा तो
22 अक्टूबर के बाद ही 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया और 29-30 अक्टूबर 1939 को ये 8, ये आपको ख्याल रखना चाहिए, 8 प्रांतीय सरकारों में। और जरा एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए कि ये भी प्रश्न बना हुआ है कि कितने माह कांग्रेस का शासन रहा, और ये भी प्रश्न बना हुआ है कि कितने प्रांतों में सरकार रही। तो आप देखेंगे इकाई वाली इधर की संख्या, इकाई वाली इधर की संख्या बराबर ही है। तो आपको कभी अगर विस्मृत थोड़ा मोड़ा होने लगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी चीज़ रही कि 8 प्रांतों में सरकार रही और इकाई की संख्या समान रही। तो आपको ध्यान रखने में, याद करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि 8 प्रांतीय सरकारों ने 28 माह के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक, अब घटनाक्रम आपको समझ आ गया कि 22 अक्टूबर 1939 को निर्णय हुआ और उसके अनुपालन में 29-30 अक्टूबर 1939 को 8 प्रांतीय सरकारों ने 28 माह के बाद इस्तीफा दे दिया। यह प्रश्न आपका बना हुआ है, हम स्टार लगा देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा ये प्रश्न भी बना हुआ है। तो और ये भी जान लीजिए इसी के साथ फिर से कि 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, दे दिया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर की बात है, नवंबर पूरा बीता और 22 दिसंबर को, ठीक वही 22 अक्टूबर के बाद 22 दिसंबर 1939 को क्या हो रहा है, यहाँ आपको घटनाक्रम थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 22 दिसंबर 1939, यह प्रश्न भी खूब बना है, पेपर सेटर ने बनाया है। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मुक्ति दिवस मनाया, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस। आपको मैं स्मरण करा दूँ, यदि चुनाव हुआ स्वतंत्र और निष्पक्ष तरह से सीमित मताधिकार के साथ ही, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 राज्यों में क्षेत्रीय दल मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, और जो भी निर्णय लिया ब्रिटिश सरकार ने वो इस देश पर लिया, इस देश के साथ लिया। तो आपको तो सरकार के साथ होना चाहिए, अपने देशवासियों के साथ होना चाहिए। अगर कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय किया कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, किस लिए कि हमारी कोई मांग ये लोग नहीं मान रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, तो ना उस समय साथ ही सही लेकिन इनको अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए था। मुस्लिम लीग क्या कर रही है, उल्टी धारा बह रही है। उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो मुक्ति दिवस मना रहे हैं या धन्यवाद दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, मुक्ति दिवस, इसको खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता एक तरह से कहते हैं, उनका बड़ा योगदान है, बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पता नहीं किन कारणों से इसमें उनका साथ अम्बेडकर ने भी दिया। यह अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम दिया है तो दिया है, और ये तथ्य है तो हमें जानना चाहिए कि जब मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मुक्ति दिवस मनाया, उसमें अम्बेडकर भी उनके साथ थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर दिसंबर बीत गया, 22 दिसंबर माने 22 दिसंबर में 8 दिन बाद वो महीना ख़त्म और लगभग साल ख़त्म। फिर आएगा 1940। अब वहाँ का घटनाक्रम समझिए। 1940 में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि मार्च 1940 ये है ना, देखिए मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में है। इस रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वार्षिक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन हुआ। वैसे कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर माह में होता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी वो लोग पहले भी कर लेते थे। तो ये हुआ
मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और वहाँ बड़े विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि केंद्र में अंतरिम सरकार यदि गठित कर दिया जाए तो सहयोग किया जा सकता है। अब युद्ध में तो युद्ध की घोषणा तो हो ही गई है भारत की तरफ से कि भारत भी युद्धरत राष्ट्र है। तो रामगढ़ में ये तय किया कांग्रेस ने कि यदि सरकार अंतरिम सरकार गठित कर दे तो माने भारतीयों का सहयोग ब्रिटिशर्स को मिल सकता है। ऐसा प्रस्ताव रामगढ़ कांग्रेस में ले आई कांग्रेस, तो सहयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार का प्रस्ताव इस प्रकार सामने आया, इसी को अगस्त प्रस्ताव वैसे मार्च में कांग्रेस ने रख दिया कि यदि आप अंतरिम सरकार गठित करें तो कांग्रेस का सहयोग ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश सत्ता को मिल सकता है। तो अंतरिम सरकार की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त माह में 8 अगस्त 1940 को वे अगस्त प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आपके सामने यूँ करते हैं। ये देखिए, ये है 8 अगस्त 1940 का प्रस्ताव। इसे सामान्यतः अगस्त प्रस्ताव का अगस्त प्रस्ताव। आप समझें कि 8 अगस्त 1940 के प्रस्ताव ये है 4 बिंदुओं का, ऐसे सामान्यतः अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। जब यहाँ से प्रश्न बनाते हैं तो अक्सर इसको मिलवाने के लिए तिथि सहित पूछते हैं। अगस्त प्रस्ताव, फिर मुक्ति दिवस, फिर कब निर्णय हुआ, कब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, इस टाइप के वो बना करके मिलवाते हैं। सुमेलित करने वाले जो प्रश्न बनते हैं उसमें इसको लगाते हैं और हम लोग यहाँ थोड़े फंसने लगते हैं। इसी वजह से आपने देखा हो कि जब हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ सिखाएं तो उसमें एक सिलसिला बना रहे, एक सीरीज बनी रहे, इसकी कोशिश करते हैं जिससे बात दिमाग में बैठ जाए। मार्च में 1940 में रामगढ़ बिहार में कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि यदि अंतरिम सरकार आप बनाएं तो कांग्रेस का सहयोग मिल सकता है। प्रत्युत्तर में अगस्त 1940 में 8 अगस्त को ये मिला, हमें क्या मिला ये देखिए 4 बिंदुओं में। नंबर 1 पे क्या है, युद्ध के बाद अभी कुछ नहीं, प्रतिनिधि मूलक माने सभी प्रतिनिधियों को मिला करके, प्रतिनिधि मूलक मतलब हुआ सभी प्रतिनिधियों को मिला करके क्या संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। पहले कुछ नहीं मिलने वाला है, युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक माने सभी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। पहली बार माने ब्रिटिशर्स की तरफ से संविधान निर्मात्री संस्था शब्द आया है। हम लोग तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, गांधी जी बहुत पहले से मांग कर रहे थे, लेकिन पहली बार ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, कभी कभी फिसल जाता है हम लोगों से। संविधान निर्मात्री संस्था के गठन की बात उन्होंने कही। ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ये आपको खूब समझने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि बना तो नहीं, हाँ बना नहीं, ये बात सही है। इस प्रस्ताव के तहत संविधान निर्मात्री सभा का गठन नहीं हुआ, लेकिन पहली बार एक तरह से अंग्रेजों के मुख से या ब्रिटिशर्स के मुख से या उनकी कलम से या उनके प्रस्ताव से संविधान निर्मात्री संस्था के गठन की बात हुई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रश्न के लिहाज से कि संविधान निर्मात्री संस्था की उन्होंने बात की। ठीक, तो ये प्रश्न आपका बनता है। दूसरा क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने अंतरिम सरकार तो मानी नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है जो शासन कर रही है उसमें हम भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है। एक तो संविधान निर्मात्री संस्था की गठन की बात आई, दूसरी चीज़ है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें हम संख्या बढ़ा देंगे। अंतरिम सरकार टोटल बना दें ऐसा नहीं करेंगे, केवल संख्या बढ़ा देंगे, ये वो लेके आए। तीसरी चीज़ क्या हुई
चूँकि युद्ध चल ही रहा था तो युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। इसका भी हमसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब चूँकि यह प्रस्ताव आया था, हो सकता है प्रश्न बन जाए तो हमें जानना चाहिए। तो युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। और चौथा है, भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। इसके मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का पर्याप्त प्रभाव धीरे धीरे इस पे क्या नाम सरकार पर बन रहा था, या सरकार चाह रही थी कि कुछ न कुछ बात मुस्लिमों की भी मान ली जाए। तभी उनकी एक बात मानी गई कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। चूँकि कर ही रहा है प्रभावशाली वर्ग, मगर मुस्लिम लीग बार बार कह रही है। अभी कल चर्चा करेंगे कि मुस्लिम लीग कैसे धीरे धीरे अलग पाकिस्तान राज्य की तरफ बढ़ रही है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई प्रभावशाली वर्ग। ये प्रभावशाली वर्ग कोई और नहीं है, आप माने कि ये मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यही है भारत का प्रभावशाली वर्ग। एक तरह से सरकार की तरफ से मुस्लिम लीग को आश्वासन है कि भारत का शासन यदि सौंपना भी होगा तो किसी ऐसे समुदाय को हम नहीं सौंप देंगे जिसका विरोध कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। और प्रभावशाली वर्ग वही है, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हो रहा है कि हम भारत का एक तरह से विभाजन चाहते हैं, या मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो कहने को मतलब ये आया। तो ये हमारा प्रश्न बनता है कि प्रथम बार कब संविधान निर्मात्री संस्था की बात की गई, तो अगस्त प्रस्ताव के तहत की गई। दूसरी चीज़ ये हुई कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ऐसा हुआ। युद्ध सलाहकार परिषद की बात की गई। और चौथा है, भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। ये जो चारों तथ्य है ना, इसी में से एक तथ्य, दो तथ्य ले लिए या थोड़ा सा भिन्न कर दिए, पूछ लेंगे क्या सही है, या और कठिन करना हुआ तो 3 तथ्य सही वाले डालेंगे, एक थोड़े गलत करके डाल देंगे, पूछेंगे कि क्या सही नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। संविधान निर्मात्री संस्था, वायसराय की कार्यकारिणी में संख्या की बढ़ोतरी, युद्ध सलाहकार परिषद, शासन किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था समुदाय को नहीं सौंपेंगे जिसका कोई विरोध कर रहा हो। तो कुल मिला के 4 बातें अगस्त प्रस्ताव में प्रमुखता से आई। तो ये हम लोग समझ लेंगे, ये आई है। और आज हम लोग यहाँ तक सीखते हैं। अब कल अगली कक्षा में मिलते हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्लस ये देखेंगे कि ये जो चौथा आया है ये किसके परिप्रेक्ष्य में आया है और किन स्थितियों में इस चौथे को लाने की आवश्यकता पड़ी है, कि मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे क्रमशः क्या रणनीति अपनाई कि ये करने की जरूरत आई, और जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने अगस्त 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए या विभाजन के रूप में देखा, और उसका दंश उस समय से लेकर के लगभग आज तक झेल रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये भी देखेंगे, इसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो पाए, देशवासी के रूप में, समुदाय या वर्ग या ऐसे रूप में तो हम थोड़े बिखरे हुए ही दिखे, लेकिन कब हम केवल देशवासी होकर सोचे थे या नहीं सोच पाए। हम समस्त देशवासियों से चाहते हैं कि कब हम नहीं सोच पाए, कब हम नहीं साथ दे पाए, जिसकी वजह से सबको कहीं न कहीं कष्ट झेलना पड़ा। ये सीखने वाली बात होगी, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है।